हाय गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस के रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म आई हुई उसके रिलेटेड। और इसमें बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट्स एज ए नेपाली और एज ए इंडियन आप एमबीबीएस परस्यू करना चाह रहे हैं नेपाल में, तो आपको एज अ यहाँ की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एज ए नेशनलिटी आपको फिलअप करना जरूरी है। तो नेपाली जो स्टूडेंट्स बहुत ही अवेयर हैं इसके लेकर कि उनकी जो पता है उन लोगों की डेडलाइन जो अक्टूबर 1 तक है और आज सितंबर 26 हो गई। तो आप इस बहुत दिन कम लिमिटेड टाइम है, ऑलमोस्ट 5 डेज़ ले सकते हैं कि बाकी है, तो इसमें आपको उन लोग अवेयर हैं और अपना फॉर्म धमाधम फिलअप कर रहे हैं जो रिमेनिंग स्टूडेंट है। और इसमें इंडियन स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट कभी-कभी डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे या फॉरेन स्टूडेंट्स बोला जाए जो बाद में आकर ट्रबल में होते हैं कि उन लोग को लगता है कि मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो फॉर्म फिलअप करना कंपल्सरी नहीं है। तो ये भी बात गलत है और इसमें आपको एज़ नीट के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं या एज़ यहाँ की एग्ज़ाम एमएससी बीएल जो है वो एग्ज़ाम नीट यूजी की तरह होता है, वो देकर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी होता है और कंपल्सरी होता है। तो इस दोनों कंडीशन में आप किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना फॉर्म अक्टूबर 1 तक फिलअप कर लो। इसमें अक्टूबर 1 तक की का आप डेडलाइन लो, क्योंकि इसका जो डेट है एक अगर जनरल बात किया जाए जनरल में तो ये डेट एक्सटेंशन नहीं होता है या फिर बाद में डेट थपी नहीं जाती है। अभी तक जो मेडिकल एजुकेशन की हिस्टोरी रही है उसमें एक बार सिर्फ डेट को एक्सटेंड किया गया है, वो भी यहाँ के बच्चे को नीट जो 12th क्लास के रिजल्ट होते हैं वो नहीं आया था इसलिए एक्सटेंड किया गया। अब आते हैं कि जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो क्या-क्या चीज़ें आपकी दिकदारी आ रहे हैं एज़ ए नेपाली स्टूडेंट्स को पहले बात करते हैं। तो एज़ ए नेपाली स्टूडेंट्स में आपको दिकदारी आ सकती है, जैसे कि अगर आप सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की फॉर्मेट रखना है, जो फॉर्मेट स्कूल आपके पास एज़ अ ओल्ड रखे हैं या अभी हाल ही में न्यू एक रिलीज़ हुई थी वो वाले रखे हैं, तो दोनों में आ सकता है। अभी रिसेंटली मेडिकल एजुकेशन ने एक नया फॉर्मेट रखा है, वो नया फॉर्मेट अनुसार आपको रखना पड़ेगा। अगर अभी तक आपकी फॉर्म अप्रूव नहीं हुई थी तो रखना पड़ेगा। तो वो आप मेडिकल एजुकेशन की तरफ से आपकी जानकारी मिल जाएगा कि आपको ये अपडेट करना है। तो जब अपडेट आएगा वो अपडेट कर सकते हैं या पहले से आप बना कर रखिए और जब अपडेट आएगा उधर से करने के लिए तो अपडेट कर दीजिएगा। उसी तरह से साथ-साथ चलते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मतलब कि अपना कॉन्फ़िगरेशन पेज डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कुछ बच्चे को देखा, तो उसमें से आपको अगर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो अपना स्टेटस देखते रहना है और वहाँ पर चेक करना है कि क्या कुछ फॉर्म में तो मिस्टेक नहीं हुआ है ना, फिर से रीचेक करना है या कोई डॉक्यूमेंट की जो हमने अपलोड की थी वो तो नहीं है ना। या अगर उस तरह की कोई प्रॉब्लम मिलता है, तो आप मेडिकल एजुकेशन से कॉन्टैक्ट कर वो प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हो, क्यों नहीं हो रहा है। तीसरा आते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोग का कहना है कि जो हमारी जो 12 क्लास की मार्कशीट या 10 क्लास की मार्कशीट रखते हैं, वो शो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो देखिए, वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन द्वारा लिखी गई है कि ये सिर्फ़ फाइलें नेम शो होगा आपको, मार्कशीटें नहीं शो होगा कि मार्कशीट क्या है, कैसे है, वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। जो 10 एंड 12 की मार्कशीट है। उसी तरह से नेक्स्ट में आते हैं इंडियन स्टूडेंट्स की क्वेरी लेते हैं यहाँ पर। तो इंडियन स्टूडेंट्स या फॉरेन स्टूडेंट की है तो जो कार्ड की जो पेमेंट मोड है वो नहीं चल पा रहा है। तो बिल्कुल कार्ड की पेमेंट मोमेंट जो कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है वो मैंने भी ट्राई किया कितनी बार, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो एज़ अ लिंक फेलियर या सर्वर प्रॉब्लम कुछ कर आता है इस तरह। तो कार्ड पेमेंट के अल्टरनेटिव पर आप के अलावा जो कार्ड पेमेंट पर रिलाई ना होकर आप अल्टरनेटिव कोई खोजें और अपना फॉर्म अक्टूबर 1 से पहले फिलअप कर सबमिट करने की कोशिश करें और पेमेंट वगैरह कर। तो मैं इसके अल्टरनेटिव में 2 ऑप्शन दिखता है मुझे। पहला कि आप हमारे जैसे कोई भी जो काम कर रहे हैं इसमें इनसे संपर्क कर आप वहाँ से भी करवा लें। और दूसरा कहने का मतलब कि आपकी कोई रिलेटिव लोग हैं यहाँ पर नेपाल में तो उनसे इन्फॉर्म कर आप पेमेंट करवा लें। तीसरा कहने का मतलब अगर आप सेल्फ आकर भी पेमेंट कर सकते हो नेपाल से 8000 इज़ नॉट बिग अमाउंट, तो इसके लिए आपको कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ पेमेंट के लिए नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई लेकिन पेमेंट करना है। अब आते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स का क्वेरी ये भी रहता है कि मुझे अगर बीपी, आईओएम या जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है लेना है तो क्या उसके लिए मुझे 100% एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा? अगर एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो कितना नंबर लेकर आना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है कि आपको 100% एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। ये है कि जो एग्ज़ाम देते हो तो आपको फर्स्ट राउंड की में काउंसलिंग में आपको सीटें अलॉट होती है, जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी जो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस है या कॉलेजेस विथ लो बजट एंड हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन
एजुकेशन आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कॉलेजेस आपको एग्ज़ाम डायरेक्ट नीट पाते हो, वहाँ पर क्या होता है कि आपकी नीट में कितने भी अच्छे रहो, मानो सपोज़ आपकी नीट में 500 मार्क्स भी है, तो भी आपको ये नहीं कि सिर्फ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ तक कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विथ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस एंड लो फी स्ट्रक्चर आपको मिल नहीं सकता। ये डिपेंड करता है कि उसमें सीटें वैकेंट है कि नहीं। तो यही गवर्नमेंट में भी यही लागू होता है कि गवर्नमेंट में एग्ज़ाम देकर आते हो तो फर्स्ट राउंड की हो गई, एग्ज़ाम नहीं देते हो तो सेकंड राउंड में, अगर सीटें वैकेंट होती है तो सेकंड राउंड में आपको अलॉट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल्स केयर करना है। और फिर जाते-जाते मैं बता दूँ कि आप अपना फॉर्म फिल अप ज़रूर करें अक्टूबर 1 से पहले। अगर आप नेपाल में कोई भी एज़ अ फॉरेन स्टूडेंट अपना एमबीबीएस परस्यू करने की ड्रीम बना रहे हैं या ज़रा-सा भी आपको सोच में है कि मैं बनाऊँ, आपके जब फॉर्म फिल अप करते हो उसके बाद भी आपको बहुत सारा टाइम मिलता है डिसीज़न लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रही। और नेप्लीज़ स्टूडेंट तो मस्ट इसको फॉर्म को मैंडेटरी फिल अप करें अगर उनकी ड्रीम है मैं कोई भी मेडिकल फील्ड परस्यू करूँ, विथिन कंट्री या आउटसाइड कंट्री। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और फिर मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई कमेंट है तो करिए।